गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं आज आप लोग को नई सरकार का नया धमाका बताने जा रहा हूँ, और ये अंग्रेज़ों के कानून से एक तरह से हम लोग भारत वालों को एक तरह से मुक्ति मिल रही है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई है। ये बिल हालांकि अभी स्टैंडिंग कमेटी को गया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको देखिए, समझिए, ठीक है। बिल पास होगा तो फिर ये एक नया कानून बनेगा, संसद से पास होगा, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ये नया कानून बन जाएगा और हम लोग को अंग्रेज़ों के कानून से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो ये नया कानून क्या है? अंग्रेजी द्वारा बनाए गए कानून से मिलेगी आज़ादी, आज़ादी मिलेगी। अंग्रेजों द्वारा कब बना था? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है। उस समय क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, कितनी जनसंख्या थी, किस तरह के अपराध होते थे, किस तरह के नहीं होते थे, ठीक है। वो सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है, बदलाव आ गया है। अब टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं बनी थी, अब उनको ऐड किया जा रहा है। तो ये कुल मिला जुला के अंग्रेजों के समय बने हुए कानून से हम लोग को मुक्ति मिलने जा रही है। तो अब इसका नाम जो बदला गया, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 को बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023। पहला चीज ये क्लियर रखिए। दूसरा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन से लेके अपराध सिद्ध होने तक जो प्रक्रिया होती थी वो होता था सीआरपीसी, ठीक है। वो कब का बना था? 1898। अब उसको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा जो है आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बना हुआ। अब सोचिए उस समय परिस्थितियां क्या थी। 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ की जनसंख्या रही होगी, ठीक है। आज 150 करोड़ के आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको बदला जा रहा है और इसका नया नाम होगा भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। एक चीज आपने नोट किया होगा, इसमें जितने इंडियन नाम है इसको हटा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या बदलाव किस तरह से किए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। जैसे पहले के मुकदमे होते थे, पहले की धारा होती है और वर्तमान में ये धाराएं हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या था, आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी। कितने थे? सेक्शन 511। अब उसको कम करके केवल 356 धाराएं ही आएंगी, ठीक है। जिसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया, उनमें कुछ एडिटिंग किया गया, कुछ उसमें बदलाव किया गया उसके तरीकों में, और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नई 8 धाराओं को जोड़ा गया है अभी आज के समय के हिसाब से, 8 नई धाराएं जुड़ी हैं। 22 धाराओं को निरस्त किया गया, 22 धाराओं को निरस्त किया गया। जैसे पहले हत्या का मुकदमा 302, ठीक है, अब उसको चेंज करके 101 किया गया है। धोखाधड़ी यानी फ्रॉड जो करते थे, जो 420 का नाम दिया जाता था फ्रॉडगिरी में, वो बदल के 316 हो जाएगी। भीड़ भाड़, पहले क्या थी, भीड़ की दूसरी संज्ञा थी। जैसे धारा 144 लग जाती थी, तो धारा 144 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन मतलब आप 2, 4 लोग, 10 लोग एक साथ नहीं रह सकते, भीड़ नहीं लगा सकते, ठीक, या कोई अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते थे। भीड़ का यही मतलब होता था। लेकिन वो भीड़ जो हमको भाड़ में पहुंचा दे तो वो उसकी संज्ञा कुछ दूसरी होती है, ठीक है। भीड़ भाड़ यानी मॉब लिंचिंग, इसको ऐड किया गया 144। पहले था ओनली भीड़ के लिए, अब इसको बदलकर 187 में लाया गया है। अगला है देश के खिलाफ षड्यंत्र। अगर आप अपने देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो इसमें पहले धारा लगती थी 121, अब उसको बदल के 145 कर दिया गया। अगर आप देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रचार प्रसार या कुछ भी, तो उसमें आपको 121A जो था वो बदल के 146 हो गया। मतलब नियमों में संशोधन करके उसको और कड़ा किया गया, ठीक है। तो राजद्रोह, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राजद्रोह जो था पहले वो अब खत्म कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। राजद्रोह की जगह अब वो देशद्रोह कर दिया गया। राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह।
ये 124A में होता था, इसको बदल के 150 कर दिया गया। ठीक है। मानहानि, मानहानि मतलब कोई व्यक्ति अगर उस तरह का नहीं है और आप उसके सारे आरोप लगा देते हैं, चोरी का, फ्रॉडगिरी का, हाँ, छेड़छाड़ का या किसी भी तरह का, और वो व्यक्ति उस तरह का नहीं है, ठीक है, तो मान सम्मान को यदि आप उसके ठेस पहुंचाते हैं तो वो मान हानि हो जाता है, फिर वो केस कर सकता है आपके ऊपर। ठीक है। तो ये मानहानि का जो मुकदमा था वो पहले 499 धारा में आता था, अभी उसको 354 कर दिया गया। ठीक, 354, क्योंकि 356 तक ही धाराएं हैं। तो राजद्रोह के स्थान पर जो देशद्रोह हुआ है, एक्चुअली इसका कारण क्या है कि एनसीआरबी जो हमारे यहाँ भारत में, एनसीआरबी का मतलब क्या, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में 356 मुकदमे दर्ज किए गए, 356, और 5 वर्ष में 548 मुकदमे दर्ज किए गए। 548 मुकदमों में से सजा कितने को हुई? सिर्फ 12 लोग को। तो ये तरीका ठीक नहीं था, तो इसलिए इसमें बदलाव किया जा रहा है। ठीक है। तो बाकी इसमें जो और बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद की चीजें बताता हूं, इसको मिटा देते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये गजब का अंग्रेजों का कानून खत्म करके सरकार ने ले आया है नया बिल, और वो स्टैंडिंग कमेटी को गया हुआ है संसद में, और अगर वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की इस पे मुहर लग जाती है, तो ये नया कानून बन जाएगा 2023 का, जो कि भारत के नागरिकों के प्रति एक बहुत ही बड़ा एक तरह से गिफ्ट होगा, क्योंकि 370 हटना और उसके बाद जीएसटी, इन सारी चीज़ों के बाद जो मोदी सरकार का ये एक नया धमाका होगा जो कि सभी नागरिकों के हितों के लिए होगा। इससे सभी लोगों के अंदर एक राज, कानून का राज होगा। ठीक है। और सबके अंदर ये होगा कि वो गलत कार्य को ना करें। ठीक है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स अभी जो आए हैं चर्चा में वो इस प्रकार से हैं, जैसे जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है जीरो एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। किसी भी घटना की एफआईआर देश में कहीं भी कभी भी की जा सकती है। ठीक है। पहले ये था कि फला केस है तो आप उस थाने में जाइए, वो आपका एरिया है, वो उनका एरिया है, कोई एरिया नहीं, सारा भारत एक है, और किसी भी घटना की एफआईआर किसी भी जगह नोट की जा सकती है, दर्ज की जा सकती है, और इसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से फिर वो उस थाने को भेजा जाएगा। ठीक है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी घटना होती है तो जीरो एफआईआर के तहत वो दर्ज होगी। दूसरा है, चुनाव में पैसे बांटने पर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। चुनाव में अगर कोई व्यक्ति पैसा बांटता है तो, या कोई भी ऐसी चीजें बांटता है जो उसको नहीं बांटना चाहिए, तो उसको 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। हेट स्पीच, या देश के खिलाफ कोई भी आप, या सरकार के खिलाफ कोई भी आप हेट स्पीच देते हैं तो उस पर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। ठीक है। छोटे अपराध यदि कोई करता है, छोटे अपराध पर उसको समाज सेवा का कार्य कराया जाएगा। ठीक है। जैसे किसी ने चोरी किया या छोटी चीजें की तो उसको इस तरह की सजा मिलेगी ताकि उसको पश्चाताप हो सके। जैसे रोड की सफाई करने का डेली काम मिल गया, या किसी को शिफ्टिंग करने का काम मिल गया, कुछ इस तरह की समाज सेवा के कार्य मिल जाएंगे जिससे वो आगे से ऐसा कार्य नहीं होगा। तो छोटे अपराध पर समाज सेवा का प्रावधान होगा। चौथा है मॉब लिंचिंग पर 3 से 7। अब पहले के जो कानून बने थे उसमें मॉब लिंचिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं था। भीड़ तंत्र, भीड़ जो हमको बहुत दिक्कत करती है, तो इस तरह के शब्द नहीं थे। तो अब मॉब लिंचिंग पर 3 से 7 वर्ष की सजा। ठीक है। अगर किसी की मृत्यु नहीं होती है या इस तरह का कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो उस हिसाब से 3 से 7 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस भीड़ तंत्र से, उसमें आजीवन कारावास। अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी में या कुछ ऐसा में अगर वो दिखता है किसी को मारते हुए और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मौत की सजा का प्रावधान तक करने का प्रयास है सरकार का। 5वें नंबर पे सरकारी कर्मचारी। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, सरकारी कर्मचारी पर केस के लिए 120 दिनों में मंजूरी हो जाएगी संबंधित विभाग से या संबंधित अधिकारी से। पहले इसमें क्या होता था कि काफी समय लग जाता था, अनुमति नहीं मिल पाती थी केस चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी पर केस के लिए 120 दिनों में मंजूरी मिलेगी।
90 दिनों के अंदर चार्जशीट अनिवार्य होगा दाखिल करना। 90 दिनों में किसी भी केस के लिए चार्जशीट अनिवार्य होगा दाखिल करना। 180 दिन के अंदर उस अपराध की जांच पूरी करनी होगी और यदि अपराध सिद्ध होता है तो 30 दिनों में कोर्ट का फैसला आना जरूरी है। इसका मतलब आप समझिए कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये नहीं कि किसी भी केस को या किसी भी चीज़ को बहुत लंबा लटकाने का प्रयास नहीं है। सब चीज़ की एक तय सीमा होगी, तय सीमा के अंदर सारे कार्य को करने होंगे। सरकारी कर्मचारी पर केस के लिए 120 दिनों में मंजूरी, 90 दिनों में किसी भी केस की चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य, 180 दिनों में जांच की प्रक्रिया को पूरा कर लेना और यदि अपराध सिद्ध होता है तो 30 दिनों में कोर्ट का फैसला आना। ठीक है। और 2027 तक सारे न्यायालय को, सारे थानों को पूरे भारत में पूरा डिजिटलाइजेशन करने का मोदी सरकार का लक्ष्य है कि न्यायालय को फुली डिजिटलाइज कर देना। छठवां है सर्च और सामान जब्त करने की पूरी लाइव वीडियोग्राफी। पहले किसी थाने के आसपास या रोड पे एक्सीडेंट हो जाता था गाड़ी का, तो क्या होता था कि गाड़ी पूरी ले आके थानों में रख दी जाती थी और थाने भर जाते थे गाड़ियों से। अब ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे भी उस तरह का इंसिडेंट होगा वहाँ पर क्या होगा कि पूरी लाइव वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। वाहन की वीडियोग्राफी करके उसको छोड़ दिया जाएगा। अब अगर किसी के यहाँ कुर्की हो रहा है या सामान जब्त होगा तो उसकी लाइव वीडियोग्राफी होगी। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वाहन की वीडियोग्राफी करके छोड़ दिया जाएगा, उसका FIR दर्ज करके वाहन को छोड़ दिया जाएगा। वाहन की कोई गलती नहीं, वाहन चलाने वाले की गलती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो वाहन को जब्त करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक। तो FIR करके वाहन की वीडियोग्राफी करके उसको छोड़ दिया जाएगा ताकि थानों में बिना वजह के गाड़ियां ना रखी जाएं, भीड़ ना हो और वो साफ सुथरा रहे। ठीक। सातवां है 7 वर्ष से ज्यादा की सजा का हमेशा वीडियोग्राफी होगा, फुल फॉरेंसिक रिपोर्ट होगा, लाइव फॉरेंसिक रिपोर्ट। बिना पीड़िता को सुने वो केस खत्म नहीं होगा, यानी पीड़िता का केस पीड़िता को भी सुनना बहुत जरूरी है कि उसका क्या कहना है 7 वर्ष से ज्यादा की सजा में। ठीक। 8वां है जिला स्तर पर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ठीक है। हर जिला, जैसे बनारस हम बात करते हैं यहाँ की, अगर यूपी की तो मान लीजिए 78 जिले हैं तो 78 हर जिले में, ठीक है, हर जिले में क्या होगा, एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी होगी। फॉरेंसिक लेबोरेटरी मतलब सूक्ष्म चीज़ों की जो जांच करती है। इसमें मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी होगा जो साक्ष्य को पकड़ेगा कि हाँ वो सही है, एडिटिंग तो नहीं है, इस प्रकार से कोई तो नहीं किया, तो वो सारी चीज़ों को वो पता लगाएगा। ठीक। तो ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी साक्ष्य का प्रमाण, सत्यता की जांच करने के लिए। 9वां है FIR से लेकर केस डायरी प्लस प्रोसेस से लेकर के सजा तक सब कुछ डिजिटल होगा। 2027 तक सारे न्यायालय डिजिटल होंगे। ठीक। यानी FIR से लेकर के केस डायरी जो बनती है, केस डायरी के बाद जो प्रोसेस चलता है कि अपराध उसका किस तरह का है, क्या प्रोसेस है, वहां से लेकर के सजा होने तक सब कुछ क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2027 तक सारे न्यायालय को डिजिटल कर दिए जाए। 10वां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बदलकर या छुपाकर शादी करना, लव जिहाद, रोजगार के झूठे वादे, पदोन्नति यानी पोस्टिंग के झूठे वादे करके, ठीक है, या महिलाओं का यौन शोषण, ये सब कुछ कहाँ आएंगे, अपराध की श्रेणी में। कहाँ पे आएंगे, अपराध की श्रेणी में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसमें 7 से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। ठीक है। तो नाम बदलकर या छुपाकर शादी करना, लव जिहाद, रोजगार के झूठे वादे करना, पदोन्नति यानी पोस्टिंग के झूठे वादे करना, महिला यौन शोषण, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो जिस तरह का अपराध होगा उस तरह की उसको सजा का प्रावधान होगा। ठीक। 11वां नंबर है नाबालिग से रेप पर सीधा मौत की सजा। नाबालिग से रेप होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या वैसे भी तो नाबालिग से रेप होगा तो सीधा एकदम सरकार का एकदम सख्त है कि नाबालिग से रेप पर सीधे मौत की सजा होगी। गैंग रेप पर 20 वर्ष या आजीवन कारावास। गैंग रेप पर यदि पीड़िता बच जाती है तो 20 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। नाम छिपाकर यौन संबंध पर 3 से 7 वर्ष की सजा होगी। ठीक है। महिला बच्चों से अपराध पर 10 वर्ष की सजा होगी। ध्यान दीजिएगा, महिला और बच्चों से यदि कोई आप अपराध करते हैं तो उसमें कम से कम 10 साल की सजा होगी।
12वें नंबर पे भगोड़े। भगोड़े मतलब कौन? जो देश का पैसा लेके या देश की चीजें लेके भाग जाते हैं, वो भगोड़ों अपराधी की गैर मौजूदगी में केस चलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये होता था कि इंतजार होता था कि जो व्यक्ति भाग गया पहले उसको ले आया जाए तब उसके ऊपर केस चलेगा। लेकिन ये जबरदस्त बदलाव है कि यदि वो नहीं आता है तो उसकी ना अनुपस्थिति में भी केस चलेगा। ठीक है, ट्रायल होगा, आरोप तय होंगे, सजा होगी। ठीक, सजा होगी। सजा होगी इससे जानते क्या होता है? इससे जैसे आप मान लीजिए मैं किसी देश में गया, मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए, तो दूसरे देश के लोग आएंगे तो मेरे ऊपर, मेरे स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर आरोप तय नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर आरोप तय हो जाएगा उस दिन उसी देश के लोग बोलेंगे भाई आप जाइए वहां, आप तो आरोपी हैं, आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप एक आरोपी बन चुके रहेंगे सबकी नज़र में, और जब तक आप आरोपी नहीं बने हैं तब तक आपका स्टेटस मेंटेन है और आप बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भगोड़ों और अपराधी की गैर मौजूदगी में केस चलेगा, ट्रायल होगा, आरोप तय होंगे, सजा का प्रावधान होगा, ताकि इनके स्टेटस पे असर पड़े और दूसरे देश में शरण लेना इनके लिए मुश्किल हो जाए, दूसरे देश में शरण लेना मुश्किल हो जाए। इसके बाद जो सबसे तगड़ा कार्रवाई है भारत सरकार की, वो आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। आतंकवाद पर सीधा नो कमेंट, एकदम स्ट्रेट है कि अलगाववादी गतिविधियां, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वालों की लिस्टिंग की जाएगी और उनको जिस तरह का अपराध होगा उस तरह की सजा दी जाएगी। ठीक है, देशद्रोह, राजद्रोह को अब बदल करके देशद्रोह कर दिया। देशद्रोह के केस में 3 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, संपत्ति कुर्क या और इसका न्याय जो है 3 वर्ष के अंदर हो जाएगा, फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पे मैंने अभी चर्चा किया। तो अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे जो ज़रूरी बात ये है, ये पूरी सारी चीज़ें अभी स्टैंडिंग कमेटी को गई हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में देखिए फिर क्या होता है। अभी वर्तमान में 24 सितंबर को ये मुख्य सेविका की परीक्षा है जिसके लिए बच्चियां बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हैं, और इसके बाद मैं अपनी ताबड़तोड़ क्लास जो ले आऊँगा वो मुख्य सेविका के लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सरल भाषा में आपको समझाया जाए ताकि आपको समझ में आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।